कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं दिल्ली के राजघाट पर। जी हाँ, आपको बता दें कि महात्मा गांधी बापू भारत के, आज उनके लिए यहाँ पहुँचे हैं हम और उनके जो नाम से पूरे जीवन को समर्पित कर चुके हैं विजय हांडा, उनके पास हम आए हैं। और जहाँ बता दें आपको कि जहाँ से शुरू होता है खादी का काम, और खादी के नाम की अगर बात करें तो चरखे काटने का काम जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ बात करते हैं हम विजय हांडा जी से कि किस प्रकार से उनकी जीवन लीला रही। अपना परिचय दें आप। मेरा नाम विजय कुमार हांडा है। मैं पाकिस्तान से आया था, फिर मेरठ में रुका। मेरी सारी पढ़ाई मेरठ में हुई। उसके बाद 1978 से मैं इस संस्था से जुड़ा और अब तक प्रभु के पास जुड़ा हुआ हूँ। क्या बापूजी आपके साथ रहे? नहीं, मेरा जन्म 1902 अक्टूबर 1942 है। जब पाकिस्तान हुआ तो मैं सिर्फ मात्र 5 साल में। आपके अंदर ऐसे विचार कैसे आए कि बापू के प्रति आप समर्पित हो गए? ये मेरी बेटी से जान पहचान हुई। उसके बाद मैं इनके गुरुजी के पास गया और वहाँ आने जाने के बाद इनसे इन विषयों पर चर्चा हुई। उसके पश्चात ये सारा रुझान। आज देशवासियों को आप बापूजी के प्रति क्या बात बता सकते हैं जिनसे वो उनसे ऊर्जा ले सकें, उनकी राह पर चल सकें? क्योंकि उनका हर शब्द चाहे मुँह से बोला हो चाहे लिखा हो, हर शब्द के अंदर बड़ी गहराई है। और अगर समझने वाले के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आज का जो समाज है, हमारी सरकार है, वो उनको जितना पर्दे से हटाना चाहती है या भूल जाती है कि जितना दबाएंगे उतना उछल के वापस आएंगे। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 9 सालों से, और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं गॉडसे का नाम आता है, तो क्या कहते हैं आप इस विषय को लेकर? मैं तो कहता हूँ अच्छा है, ताकि दुनिया को पता लग जाएगा क्या है। सच्चाई तो समय आएगी। अब आए थोड़े दिन बाद आए। जो बाइडेन ने भी उस दिन कह दिया था मोदी जी को कि भारत की पहचान गांधी जी है, तो गांधी को दबाना या उसको बिताना इतना सरल नहीं है। बहुत गहराई का विषय है। और जितना इसे दबाएंगे उतना ही आस्ते आस्ते, क्योंकि समस्याएं सब वही हैं जिनका हल उन्होंने पहले बता दिया था। जाना तो वही है, आज जाओ या बाद में जाओ। भारतीय नोट पर गांधी जी छपे होते हैं, ये छपना कैसे शुरू हुआ और अब अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो क्या लगता है? देखिए, इससे क्या फर्क पड़ना। ऐसे इंसान की जिसको आदमी, पूरी दुनिया जिसके मन में उसके लिए कदर है, ऐसे इंसान को कौन मिटा सकता है? अगर कोशिश करेंगे 5-7 साल बाद दोबारा लाना पड़ जाएगा। होगा वही, आप नहीं रोक सकते। होगा वही जो राम रच राखा। तो कहने का मतलब है कि अभी हमारे साथ माननीय वीना हांडा जी भी हैं। अब उनसे भी हम बात करते हैं कि अभी वो चरखा काट रही हैं यहाँ पर, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ कृष्ण जी हैं, वो पूरी तरह से चरखा को दिखाएं कि लोगों को किस प्रकार से आज नए युग का चरखा किस प्रकार का हो गया है और चरखा आज भी काटा जाता है। तो अब भाई आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीना हांडा है। मैं 69 से बाबा लाल सिंह जी, जो स्वतंत्रता सेनानी पंजाब के हैं, और उनसे मेरे संपर्क में मैं आई हूँ। और उन्हीं से मुझे गांधी विचार की सारी प्रेरणा मिली है, और उनसे मुझे समझ में आया कि आज उसके ऊपर काम करने की और उसके ऊपर जीवन देने की कितनी आवश्यकता है। तभी मैंने सोचा था कि या तो शादी नहीं करूँगी, और करूँगी तो उस व्यक्ति से करूँगी जो मेरे साथ काम करे। तो ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, और उससे जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही हुआ।
आपने पूरा जीवन समर्पित किया बापू जी पर, महात्मा गांधी जी पर, और आज जो देश में चर्चा चल रही है उन चर्चाओं को देखते हुए अब कैसा प्रतीत होता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो जैसा चाहे उसको मोड़ ले, लेकिन सत्ता जब दूसरे के हाथ में है तो दूसरा अपने तरीके से मोड़ता है। जो शाश्वत चीज़ें होती हैं हमेशा रहने वाली होती हैं। गांधी जी ने तो उन चीज़ों पे काम किया है और उसके नतीजे भी बाद में सामने आते हैं। अभी जो कोरोना आया था तो सबको तो सारे सरकार भी पीछे लगी थी, गांधी जी की एजुकेशन पद्धति कौन सी है, क्या है, मीटिंग हो रही थी, ये कर रही थी, क्यों उनका पूछ रहे थे? क्योंकि उन्होंने बताया था डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होंगी, और सेंट्रलाइजेशन की ये प्रॉब्लम आ रही थी उभर के उस समय, इसलिए लोगों के दिमाग में गांधी जी आए थे। और ऐसे उन्होंने, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, उनका किसी के खिलाफ नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो दृष्टिकोण होने के कारण जिसमें आम जनता का भला है उन्होंने तो वो कार्यक्रम दिए। उनको ख़त्म करने के लिए वो कार्यक्रम जब हम ख़त्म करेंगे तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, आपने पूरा जीवन व्यतीत किया है एक ही राह पर चलकर, क्योंकि कुछ लोग भगवान में लीन होते हैं, कुछ प्रतिमाओं में, कुछ अल्लाह में, कुछ भजन और संकीर्तन में, और अलग अलग मजहब के लोग हमारे देश में रहते हैं तो अलग अलग तरीके से जीते हैं, और आपने अपना जीवन महात्मा गांधी जी की राह पर चलकर बिताया है। तो अब आप बताइए कि आज की समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अपना पूरा एक लेख लिखा है कि बंटवारा, गांधी जी तो उस समय नोआखाली में थे जिस समय झगड़ा हुआ, आज़ाद हुए, देश हुआ, ये तो गांधी जी तो नोआखाली में थे, उनके पीछे ही साइन हुए थे, उनके पीछे ही देश आज़ाद हुआ था। जिन्ना ने, नेहरू जी वगैरह ने, सब ने साइन करे थे। तो गांधी जी कैसे? गांधी जी ने तो कहा था मेरे लाश पे बंटवारा होगा, और गांधी जी तो वहाँ से पैदल चल के जाना चाहते थे पाकिस्तान में बात करने के लिए, लेकिन उनको पहले ही ख़त्म कर दिया गया। तो गांधी जी का तो सवाल ही नहीं होता। 9 बारी तो गांधी जी का 8-7 बारी तो मारने की कोशिश करी गई, सिर्फ इसीलिए भाई वो चाहते थे कि सांप्रदायिक एकता, लेकिन वो ये थोड़ी चाहते थे कि देश जो है उनका गुलाम हो जाए या क्या हो जाए। ये लोगों की गलत मान्यता होती है जो ये सोचते हैं कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे दूसरे का सपोर्ट? किसी का सपोर्ट करके तो हम उसको सिर पर चढ़ाते हैं ना। आपने पूरा जीवन बिताया है इसी राह पर चलकर, और महात्मा गांधी जी का कहना था अहिंसा परमो धर्म। तो आज का जो समय चल रहा है, क्या लगता है वैसा ही है? ऐसा लोग नहीं मानते, करते तो हम नुकसान भी उठाते हैं। जो हिंसा करते हैं, ये तो नहीं है कि वो दूसरे पे अगर हावी हो गए तो उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हिंसा करने वाले पर होगा ही होगा। तो ना माने गांधी जी ने जो कहा था तो अपना नुकसान करेंगे। अभी गॉडसे की चर्चा चल रही है। गॉडसे को तो अभी वो भगवान भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अभी तो जो मजे लगे कुछ भी करें, गॉडसे का जीवन के अंदर इतनी बड़ी देन संसार के लिए नहीं है उनके पास जो उनको हमेशा के लिए गांधी जी की तरह याद किया जा सके। जिसके अंदर है वो चीज़ वही याद करी जा सकती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज हम किसी के क्या, जो नए पीढ़ी है तो कोई अम्बेडकर के कहने में, कोई गांधी जी को गालियाँ बक रहा है, कोई उसके, जबकि ये ना अम्बेडकर खिलाफ थे उनके ना उसके, लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं। करने से क्या होगा? ये बातें भी ऐसे जो करने वाले हैं उनका कद कितना है? जब तक है तब तक उनकी बात है, उसके बाद खत्म। बातें तो उसी की रहेंगी ना जो हमेशा रहने, शाश्वत बातें हैं जिनकी, तो उसको नहीं कोई खत्म कर सकता। आज देशवासियों को बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप यहाँ चरखा काट रहे हैं। आज के युग में डिजिटल जमाना कहा जाता है, आज के युग में भी आप चरखा काट रहे हैं। चरखा काटने से क्या मिला इस देश को? आप ये देखिए, चरखा काटने सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो ये काट रहे हैं, हम इसका कटा हुआ जो सूत होता है अगर पहनते हैं तो ये तो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो आजकल केमिकल वाले ये चल रहा है, सिंथेटिक कपड़े, और ये आजकल खादी वालों ने भी इसमें सिंथेटिक धागे डालने शुरू कर दिए, तो उससे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और फिर ये हम अपने आप काट रहे हैं, अपने लिए काट रहे हैं, तो इससे सस्ता कौन सी चीज़ हो सकती है उसके लिए? अब जब हम अपने आप कर रहे हैं और ये काटने के सूट हम बनवा लेंगे तो हमको क्या दिक्कत है? आज माताजी डिजिटल जमाना आ गया है, इंटरनेट का जमाना है। आज घर घर में और जेब में आदमी के पूरी दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में, जैसा धीरू भाई अंबानी ने कहा था वैसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे में आज देशवासियों को क्या संदेश आप देते हैं? मैं तो ये कहती हूँ, ये कितना भी आप पैसे से आप खरीद लें, लेकिन आप अपने आप को खो देंगे। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, अपने को नहीं खरीद सकते।
और जो आज की समस्या हो रही हैं ज़िंदगी के अंदर, आदमी के मानसिक तनाव सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं, कोई भी आप देख लीजिए कहीं पे भी शांति से वो नहीं है इस चीज़ के लिए। वो इसीलिए है कि हम इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, डिजिटल ज़माना होगा उसके पीछे भाग रहे हैं। आत्मविश्वास होता जा रहा है। आज उनको जमा करने के लिए कह दो, अगर कंप्यूटर ना हो तो वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जब आदमी अपने आप को भूल जाएगा, अपने आप को खो देगा, तो वो कुछ पाएगा नहीं। इसका नतीजा जैसा अब ये डिजिटल का ज़माने का तो सुख भोग रहा है, अब इसका नुकसान भी भोगेगा। अब दुनिया में डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है। उसका कारण क्या है? ये डिजिटल ही तो है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं समझ रहे हैं, आंखें बंद करके उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। जनता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आज भी वो अपने आप को बचा सके? जनता को ये ध्यान रखने, सबसे पहले तो डिजिटल चीज़ों की तो जैसे हर समय बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हर समय मोबाइल हाथ में है। ये उनके मस्तिष्क के, शरीर के लिए भी, दिमाग के लिए भी और वैसे भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए। माँ बाप भी एक समझते हैं शांति के, हर बच्चे के पास है, हमारे बच्चे के पास भी है, लेकिन इसके प्रयोग से बच्चों को बचाना चाहिए। खाना खाते समय, पढ़ते समय, करते समय बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं रखना चाहिए। और बच्चों को सबसे पहले मेडिटेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस समय मेडिटेशन समझानेंगे तो वो अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं अपने आप को समझेंगे और नुकसान उठाएंगे। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है बच्चों को मेडिटेशन कराना, आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना, वही उनको बहुत ही। महात्मा गांधी जी की बातों से प्रेरणा कैसे लें और कैसे उनकी राह पर चलकर वो अपने देश को बचाएं? महात्मा गांधी के राह पे चल के तो यही कि जैसे वो कहते थे जी वो कहते थे कि भाई आपका हाथ से जो काम हो सकते हैं वो अपने आप से करो, अपनी ज़रूरत को स्वावलंबी बनो। मतलब उनका कहने का मतलब है जितना हम दूसरे के ऊपर निर्भरता, खास तौर पर मशीन पर परस्पर अवलंबन तो ठीक है, हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहते हैं, लेकिन मशीनों पर इस पर जब जितने हम अवलंब होते जाएंगे उतने हम जो है गुलामी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आप यही कहीं ना कहीं इन बातों को देखिए कि एक तरफ महात्मा गांधी जी का संदेश यही था कि आप आत्मनिर्भर बनो, और आज मोदी जी का भी यही संदेश है कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने से ही अपने आप को आप संभाल सकते हो और बचा सकते हो। जितना हो सके आप खुद से अपने जीवन को सींचने की कोशिश करो, फल हो, सब्जी हो, उनको खुद उगाने की कोशिश करो, कपड़ा हो उसे खुद बनाने की कोशिश करो। इससे आप बीमारियों से भी बच सकेंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगे, और देश का भी इसमें बहुत बड़ा स्वाभिमान बढ़ेगा। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़।